everyone, welcome to Cape of Good Hope. I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about the whole unit of geomorphology today. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली सारे ही टॉपिक्स को मोरलेस कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट ज़रूर जाके चेक कर लेना एक बार। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी सजेशन है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बिगिन एंड देखते हैं कि आज की सेशन में टॉपिक्स कौन से हमें कवर करनी है। सो सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ टॉपिक्स को नोट डाउन किया है। ये देखने में बहुत लग रहा है कि बहुत कंसाइज है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है। इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो इनमें बहुत माइन्यूट, मैं तो हमेशा यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक से अच्छे से उसको पहले थॉरोली पढ़ लें एंड देन फिर उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो इससे आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा डेवलप होगी, बनेगी एंड फिर एग्जाम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मैंने लिखा है, कुछ थ्योरी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एंड ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बेसिक थ्योरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं एंड सारी थ्योरीज को जियोमॉर्फोलॉजी में हमें कवर नहीं करना है ब्लाइंडली कि हाँ चलो सबको कवर करेंगे आज बैठ के, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कुछ लिस्ट आउट किया है, तो इन्हीं को हम आज कवर करेंगे। फोल्ड, फॉल्ट, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगी एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी जियोमॉर्फोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है। तो अगर आप डिफरेंट तरीके से इनको शॉर्ट वीडियो से कवर करना चाहते हैं तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। फोल्ड, फॉल्ट, ये जो सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड इसके बाद हम वेदरिंग के बारे में बात करेंगे, मास मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। मास वॉस्टिंग या मास मूवमेंट एक ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आइसोस्टैसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हम इरोजन एंड डिपोजिशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मॉर्फोलॉजी में, उसे भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम इरोजन एंड डिपोजिशन के साथ हमारा आज का सेशन जो है एंड अप होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आउटलाइन मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि क्या क्या आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बोर्ड को एक बार इरेज करके फर्स्ट से शुरू से स्टार्ट करूंगी एंड देखेंगे सबसे पहले कि क्या था फर्स्ट टॉपिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक थ्योरी है विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट, विच इज़ रिलेटेड टू हमारी अर्थ की जो जितने भी हमारी माउंटेन्स हैं एंड जो भी सबसे पहले के टाइम पर किस तरीके से इसका जो है प्लेट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिली, ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किस तरीके से इवॉल्वमेंट इसका हमें देखने को मिला, ये हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब एक दूसरे से दूर जाना या ड्रिफ्ट हो जाना, या फिर उसका हम स्प्रेड आउट देख सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम हेडिंग बनाएं, आप भी अपने नोटबुक में हेडिंग बना सकते हैं मेरे साथ साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहले कब दिया गया था, ईयर याद रखना है 1912 में। 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेगनर, ज्योग्राफर वेगनर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे।
जर्मन जियोग्राफर वेगनर के द्वारा सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था। अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से, सबसे पहले वेगनर जो जियोग्राफर थे उन्होंने सबसे पहले स्टडी करने के लिए किस चीज़ की स्टडी करने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, वो हमें समझना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले उन्होंने बात किया था। ये जो इशू है क्लाइमेट चेंज, वो अभी भी प्रोमिनेंट है हमारी प्रेजेंट, जो अगर हम फेनोमेना देखें, प्रेजेंट जो सिचुएशन है या प्रेजेंट कंडीशंस में अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो ये आज भी रेलिवेंट है। बहुत साल पहले यानी कि 19 अराउंड ये जो लाइक 20th सेंचुरी में यहाँ इस टाइम पर भी उतना ही रेलिवेंट था। पहले तो था ही, लेकिन अब और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की कुछ इश्यूज को डिस्कस करने के लिए वेगनर ने क्या किया था, जर्मन जियोग्राफर थे वेगनर, इन्होंने क्या किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इन्वेंशन किया था या डिस्कवरी इन्होंने की थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्पेसिफिकली मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये एक ड्रिफ्टिंग, मतलब कि कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड है। अब इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिया था, ऐसे ही थ्योरी बता के, या फिर हम रिसर्च पेपर कई बार पब्लिश करते हैं तो उनमें हमें कुछ बताना पड़ता है, मॉडल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, तभी ना वो जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, रेलिवेंट बनेगी, है ना। तो उन्होंने भी कुछ एविडेंसेस दिया था। एविडेंसेस के ऊपर बेस करके उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हाँ, कॉन्टिनेंट जो पहले के टाइम पे यानी कि अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो कैसे थी, एंड देन फर्दर उनका कैसे हमें ड्रिफ्ट देखने को मिला, कैसे मूवमेंट देखने को मिला। एंड देन इसी थ्योरी में उन्होंने बताया था, उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली जो एविडेंसेस दिया था उनके बारे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस वेगनर के द्वारा दिया गया था और उन्होंने किस तरीके से ये बताया था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रही हैं। अगर हम एक रफ मैप, मेरा मैप का जो लाइक ड्राइंग पार्ट है, इट इज़ वेरी, मतलब मैं बहुत ही रफ एक स्केच आपको बना के समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ पार्डन, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग है वो बहुत ही ज़्यादा मैं एक बार में जो भी मेरे को मतलब बनेगा वही मैं आपके लिए बना करके, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ऐसे बात करें, आई होप कि आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक रफ स्केच है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है, वर्ल्ड मैप है। अब उन्होंने एविडेंस के तौर पर क्या बताया था कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो जो एक, उन्होंने क्या बताया था सबसे पहले कि एक सुपर ओशन है एंड एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो सुपर ओशन को उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा, क्योंकि तब ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको देखने को मिल रहा है ये स्ट्रक्चर नहीं था। एक सुपर कॉन्टिनेंट था और एक सुपर ओशन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओशन वाला पार्ट था। तो पूरा ओशन वाला पार्ट को उन्होंने बताया कि क्या बताया, क्या नाम दिया, पैंथालासा। एंड सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या बताया, पैंजिया। तो पैंजिया, दो टर्म्स थे, पैंजिया एंड पैंथालासा। These two terms are very important in terms of supercontinent and ocean. Super ocean हम कह सकते हैं या supercontinent and ocean, whole ocean वाला पार्ट। तो Pangaea रिलेटेड है कॉन्टिनेंट से एंड पैंथालासा रिलेटेड है ओशन से। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, क्योंकि ये एक होल
एरिया था, यानी कि पैंजिया एंड पैंथालासा, यही था बस। मतलब उसमें ये जो स्ट्रक्चर अभी हमें देखने को मिल रहा है वो इससे पहले नहीं था। देन क्या हुआ, पैंजिया को उन्होंने फिर फर्दर डिवाइड किया, यानी कि कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है उसका नॉर्थवर्ड, उसके मतलब कुछ सालों बाद इस तरीके का हमें ड्रिफ्टिंग देखने को मिला। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ था, स्पेसिफिकली ड्रिफ्टिंग हुआ था और पैंजिया ये 2 भागों में डिवाइड हुआ था। अब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने बताया था स्पेसिफिकली अंगारा लैंड। पैंजिया का एक नॉर्थ वाला पार्ट था, उसे उन्होंने बताया था पैंजिया का बताया था अंगारा लैंड, एंड गोंडवाना लैंड को उन्होंने साउथ वाली पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बताया था। तो 2 इनमें टर्म आ गई। पैंजिया में कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सिर्फ पैंजिया यानी कि कॉन्टिनेंट फर्दर डिवाइड हो गया बाद में जाके अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ पार्ट, यानी कि अगर हम यहाँ पर से इसको बनाएंगे, लाइक अगर हम इसको इक्वेटर मान लेते हैं 0 डिग्री, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम ये 0 डिग्री है, देन इसके ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये, एंड ये जो साउथ हेमिस्फीयर है इसको, तो इसी तरीके से जो पार्ट नॉर्थ और साउथ में डिवीजन देखने को मिला था, इसी को कुछ पार्ट गोंडवाना लैंड में चला आया। जैसे कि हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, तो ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एंड देन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये जो पार्ट है स्पेसिफिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये अंगारा लैंड का पार्ट बना बाद में जाके। तो इसके बाद स्पेसिफिकली ये वाली जो अभी की जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ये हमें देखने को मिला फर्दर बहुत टाइम बाद। एंड देन इसका उन्होंने क्या एविडेंस प्रोवाइड किया था कि क्यों उनको लगा था, उन्होंने जिगसॉ फिट के बारे में बताया। जिगसॉ फिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिगसॉ फिट एक स्पेसिफिकली एक पजल की तरह है। अगर आप देखेंगे कि कई बार हम पजल के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको जब एकत्रित कर देते हैं तो हमें एक पूरा चित्र समझ में आता है। तो वो जिगसॉ फिट की तरह यहाँ पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? क्योंकि अब अगर आप देखो कि साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो एक हो जाएगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको बहुत ये क्या लगेगी, बिल्कुल एकदम एक समान लगेगी, क्योंकि ये जिगसॉ फिट में अगर फिट कर दिया जाए एक दूसरे के साथ तो ये एक पजल की तरह ये फिट हो जाएंगी। एंड इसी के साथ ये उन्होंने एविडेंस दिया था कि अगर हम इनको मिलाकर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक साथ था एक टाइम पर, है ना। एंड देन फर्दर ये ड्रिफ्ट हुआ, एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है, पहले अटलांटिक ओशन वाला पार्ट नहीं था, अटलांटिक ओशन बाद में बना। पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये 2 एक साथ थे, ये कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका 2 एक साथ थे, लेकिन इनका ड्रिफ्टिंग हुआ एक बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत स्लोली, एंड होने के बाद ये ड्रिफ्टिंग होने के बाद एक दूसरे से अलग हो गई। यहाँ पर मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन हुई थी। तो 1912 में वेगेनर ने ये थ्योरी प्रोवाइड की। लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमें मिड ओशनिक रिज के बारे में बताया गया था। वो मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि मिड ओशनिक रिज कैसे बना, एंड इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन सी थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। कब? 1912 में वेगेनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बहुत सालों बाद 1970, अराउंड 1960 से 70 के टाइम पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हैरी हेस ने दिया था। एंड हैरी हेस ने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है ये बना था मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन की वजह से। एंड
मतलब अटलांटिक ओशन इज स्प्रेडिंग आउट, एक दूसरे से दूर जा रही है। ये जो प्लेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और भी उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिया था, यानी कि यहाँ पर ये वाली कोस्ट में, यानी कि अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट में और साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट में जितने भी जो भी फॉसिल्स हैं उनमें सिमिलैरिटी देखने को मिली थी। कुछ फौना एंड फ्लोरा की डाइवर्सिटी हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो डिफरेंट जगहों पर उनकी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली थी, यानी कि कुछ अगर हमें इंडिया में देखने को मिल रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसका कुछ पार्ट हमें देखने को मिला था। तो इसी के साथ ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनको चॉक आउट करते हुए, इनको मिलाते हुए उन्होंने एविडेंसेस दिया था, एंड ये बाद में जाकर के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुई ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और बाद में और भी कई सारे जियोग्राफर्स जैसे कि मॉर्गन एंड देन लेपिचॉन, ये जो सारे जितने भी जियोग्राफर्स हैं इन्होंने बात की फर्दर, वो हम वन बाय वन इसके बाद देखेंगे। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद ये है, आज तो मैं पूरा एक साथ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल गेट, otherwise we won't get late, but the video will be बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है वीडियो को, कंसाइज वे में जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो इसके बाद सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था? प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक है सेकेंड कॉन्सेप्ट, लिखना आप अपने कॉपी में, दैट इट इज़ ए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। Plate tectonic theory, and plate tectonic theory is also very important in terms of plates movement. Plate tectonic theory, plate tectonic theory कब दिया गया था? 19 plate tectonic theory is given around हम कह सकते हैं ये 1960 के टाइम पर स्पेसिफिकली दिया गया था। बहुत सारे जियोग्राफर्स इन्वॉल्व हैं इनमें, किसी एक का नाम हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में बहुत सारी इन्वेंटर्स इनमें शामिल हैं, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी किया गया था, क्योंकि वेगनर ने जब थ्योरी अपनी पब्लिश की तो उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक को लेकर के ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गई थी। एंड प्लेट टेक्टोनिक में स्पेसिफिकली मॉर्गन ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट दिया था। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिया था एंड देन मॉर्गन ने बताने की कोशिश की थी। पिचॉन भी थे एक उनमें से, तो लेपिचॉन ने भी बताया था। लेपिचॉन एक जर्मन जियोग्राफर थे, तो ये भी जर्मन थे, जर्मनी लैंग्वेज में इन्होंने बताने की कोशिश की थी। एंड उस टाइम पर जर्मन जितने भी जियोग्राफर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की थी इन सारी ही थ्योरीज के ऊपर, तो उनमें से ये बहुत प्रमुख हैं। मॉर्गन ने दिया था। इन प्लेट जो टर्म है, ये जो यहाँ पर हम देखते हैं ना प्लेट टेक्टोनिक में, प्लेट जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया था। 1962 में दिया गया था। टूजो विल्सन गिवन द टर्म प्लेट। टूजो विल्सन ने प्लेट जो टर्म है इसको दिया था अराउंड 1962, ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। 1962 अराउंड ऐसा ही कुछ था। तो 1960s के टाइम पर टूजो विल्सन ने प्लेट जो टर्म है इसको इन्होंने बताया था। प्लेट का मतलब क्या है? प्लेट का मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ हमारी कॉन्टिनेंट्स की जो हमारी हमें ये पता है कि सियाल एंड साइमा का कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं? सबसे पहले ये मुझे पता नहीं है बट मैं बता देती हूँ एक बार। सियाल एंड साइमा, सियाल फ्लोट कर रहा है साइमा के ऊपर, यानी कि क्या है ये? सियाल यानी कि अगर हम हमारी अर्थ सरफेस की अगर बात करें तो सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना है हमारी क्रस्ट, एंड देन ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? सिलिका एंड व्हाट? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, ये दो कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या? इंटीरियर मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये एस्टेनोस्फेयर का जो पार्ट है उसके ऊपर सीआल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ क्रस्ट क्या कर रहा है? तैर रहा है। तैर रहा है का क्या मतलब हो गया? यानी कि ये फ्लोटिंग है, क्योंकि साइमा वाला जो पार्ट है यानी कि हमारी जो एस्टेनोस्फीयर है वो एक सेमी लिक्विड लेयर है। एस्टेनोस्फीयर क्या है? एस्टेनोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर है। सबसे पहले तो क्या है? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्रस्ट। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, जस्ट अ मोमेंट, अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, ये क्रस्ट है मान लो, है ना, एंड ये तो एक सॉलिड पार्ट है ना, जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो जो अर्थ सरफेस है, इसके ठीक नीचे हमें क्या देखने को मिलेगी? ठीक इस क्रस्ट के ठीक नीचे हमें देखने को मिलेगी लिथोस्फीयर, जो कि एक ठोस लेयर है। लिथोस का मतलब क्या है? रॉक। रॉकी स्ट्रक्चर लिथोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। ये सॉलिड पार्ट है, तो लिथोस्फीयर हमें यहाँ पर इसके ठीक नीचे देखने को मिलेगी, एंड देन हमें देखने को मिलेगा एस्टेनोस्फीयर। तो इसी तरीके से आप अपने नोटबुक में बना भी सकते हैं। तो एस्टेनोस्फीयर, ये इसके बारे में बात कर रही थी मैं, ये सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड का क्या मतलब हो गया? सेमी लिक्विड मतलब ना लिक्विड है ये, ना ही सॉलिड है, कहीं बीच में है, सेमी लिक्विड, है ना। तो सेमी लिक्विड पार्ट होने की वजह से ये क्रस्ट वाली पोर्शन इसके ऊपर तैर रही है। ये हमेशा याद रखना कि क्रस्ट यानी कि साइमा, सीएल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम की कंपोनेंट्स किसके ऊपर तैर रही है? साइमा, यानी कि सीएल एंड मैग्नीशियम, विच इज दिस एस्टेनोस्फीयर। तो सेमी लिक्विड है एस्टेनोस्फीयर, एंड ये लिथोस्फीयर एंड जो क्रस्ट यानी कि अपर जो सरफेस है हमारी अर्थ की, इसके ऊपर क्या कर रही है? फ्लोटिंग पोजीशन में है, फ्लोट कर रही है। तो ये फ्लोट करने के कारण क्या होता है? प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं पर एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। प्लेट्स किसे कहते हैं आप? प्लेट्स हैं जितने भी कॉन्टिनेंट की पार्ट है, यानी कि अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो जितनी भी सारी कॉन्टिनेंट वाली पार्ट है, ओशन को छोड़ के ये जो सारी कॉन्टिनेंट वाली पार्ट है स्पेसिफिकली, ये क्या है? ये हमारी प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, और इसी प्लेट मूवमेंट के ऊपर बेस करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया था। अब मैं आ जाती हूँ प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर। व्हाट इज लाइक, ये तो हमें समझ में आ गया। दीज स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच आपको याद भी रखना है, एंड इसके ऊपर बेस करके ये सारी ही इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको सब कुछ समझ के चलना है। प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब दूर जा रही है, अगर हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं? मान लो कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है। इसके पहले मैंने क्या बताया कि अफ्रीका साउथ अमेरिका से दूर हुई, ड्रिफ्टिंग हुआ इसका, तो ये एक टाइम पर एक साथ थी। तो जो ड्रिफ्टिंग हुआ था ये प्लेट मूवमेंट की वजह से ही हुआ था। प्लेट मूवमेंट कब हो रही है? प्लेट मूवमेंट किसके द्वारा हो रही है? जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे मोल्टेन मैग्मा है उसी की वजह से, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मोल्टेन मैग्मा क्या कर रही है? प्लेट्स की मूवमेंट को कराने में हेल्प कर रही है। यानी कि प्लेट्स की मूवमेंट जो हो रही है ये स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जो मोल्टेन मैग्मा है ये कॉन्टिन्यूसली बाहर आने की कोशिश कर रही है ना, यहाँ से बाहर आने की कोशिश करी, तभी हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है यहाँ से। ये अगर मान लो वॉल्केनो है,
तो ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ से ये बाहर आने की कोशिश कर रही है मोल्टेन मैग्मा। ये बहुत ही ज़्यादा नीचे टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये क्या करती हैं, फोर्स क्रिएट करती है ना, धक्का लगा रही है, कीप ऑन फोर्सिंग, क्योंकि वो अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है एंड वो बाहर आने की कोशिश कर रही है मैग्मा। तो इसी वजह से जब वो बाहर आने की कोशिश करें तो जहाँ पर भी उन्हें वीक पॉइंट मिलती है हमारी अर्थ में, तो अर्थ सरफेस में वीक पॉइंट जहाँ पर भी उसे मिलेगी वो क्या करेगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। एक एग्जाम्पल है हमारी पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर। ये बहुत ही एक वल्नरेबल एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हॉट स्पॉट्स देखने को मिलती है। और हॉट स्पॉट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर वीक जोन पाए जाते हैं ना, एंड वीक जोन है इसी वजह से क्या कर रही है, ये जो मोल्टेन मैग्मा है ये कॉन्टिन्यूसली बाहर आने की कोशिश कर रही है एंड देन जस्ट कीप ऑन फोर्सिंग। इसी वजह से वॉल्केनो का भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो प्लेट्स इसी वजह से जो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली प्लेट के बारे में बात करेंगे तो प्लेट्स हमें 3 तरीके से इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक में क्या बताया गया था, प्लेट टेक्टोनिक में यह बताया गया कि प्लेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी क्या होती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, एंड बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म। थर्ड नंबर है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, है ना। एंड ये तीनों ही प्लेट बाउंड्रीज के बारे में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले अगर हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें तो इसका एक और नाम है कन्वर्जेंट। मतलब क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी एक प्लेट जब दूसरे प्लेट की पास आ रही है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्योंकि अगर मान लो ये एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है तो एक दूसरे के जब पास आएंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा ना, कलीजन होगा। तो कलीजन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग होगी। माउंटेन बिल्डिंग हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कन्वर्ज होने की वजह से देखने को मिलती है। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री समझ में आ गया, एक दूसरे के पास आ रही हैं प्लेट्स, है ना। स्पेसिफिकली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सेकंड जिसके बारे में बताया गया था कॉन्सेप्ट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंस हो रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पर हमें नई क्रस्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नई क्रस्ट क्यों, कंस्ट्रक्टिव इसीलिए कहते हैं इसे। सेकंड यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नई सी फ्लोर बनती है, नई कंस्ट्रक्शन होता है सी फ्लोर की, यानी कि सी की जो सी बेड है वो नए से बनती है। क्रस्ट की फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है। सी की फ्लोर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो ये सेकंड नंबर में आती है जो हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलती है। ये नाम, इनके जो ऑल्टरनेटिव नेम है इनको भी आप याद रखना। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री किसे कहते हैं, जब ये एक दूसरे से, मान लो ये एक प्लेट है एंड दिस इज द सेकंड नंबर प्लेट, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, एक दूसरे के साथ होकर के गुजर रही है, यानी कि ये यहाँ से गुजर रही है, ये किसी को भी ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा रही है, एक दूसरे के साथ होते हुए, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल, ये अगर ये ऊपर जा रही है तो ये डाउनवर्ड आ रही है, तो एक दूसरे के साथ होते हुए ये गुजर रही है। तो कुछ इस तरीके से इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में। एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रेस जो फॉल्ट है,
या फिर हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो सैन एंड्रेस वाला पार्ट है वो हमें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के तौर पर हमें देखने को मिलती है। दिस इज क्लियर आई होप। तो 3 तरीके की बाउंड्री के बारे में हमने बात किया। सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सेकेंडली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आ गया। यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक में यही बताया गया था कि मूवमेंट किस तरीके से हमें देखने को मिलती है प्लेट्स की। तो स्पेसिफिकली प्लेट्स की मूवमेंट हमें इसी तरह से देखने को मिलती है। प्लेट्स कहीं पर एक दूसरे से दूर जा रही है एंड वर्ल्ड में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम मैप में देखेंगे तो कुछ पार्ट हम देखेंगे कि एक दूसरे से प्लेट्स के टर्म में अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्लेट्स अगर हम बात करें तो दूर जा रही है एंड कुछ पास आ रही है एंड इसी के साथ ये जो थ्योरी है वो बना था। तो इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसी वजह से प्लेट टेक्टोनिक इसका नाम है। एंड देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट 1970 में दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस के द्वारा दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, फिर भी एक और बार बता देती हूँ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में न्यू क्रस्ट बन रही है, यानी कि अटलांटिक ओशन में जो मिड ओशियनिक रिज है उसकी फॉर्मेशन हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताने की कोशिश की थी। क्या बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कि जब एक क्रस्ट, यानी कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो अगर ये मान लो यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये सी के बेड, मान लो ये सी फ्लोर है एंड सी फ्लोर की इंटीरियर में मैं बात कर रही हूँ। तो ये अगर सी फ्लोर है मानो, तो सी फ्लोर में क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, ये जो पार्ट है यहाँ से ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रही है एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें मैग्मा का अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैग्मा बाहर आकर न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन करती है, ठीक इसी जगह पर इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है एंड जो पुरानी क्रस्ट है वो क्या हो रही है, यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। यहाँ पर आके क्या हो जाएंगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना। ये यहाँ पर आके क्या हो रही है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी कुछ यहाँ पर आके एंड देन फिर से यहाँ पर जो जितना भी मैग्मा बाहर आएगा एंड यहाँ पर क्या करेंगी, ये सर्कुलर वे में फिर से यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय होंगे। ये फिर से मैग्मा क्या करेगी, कन्वेक्शनल करंट करती है ना मैग्मा जब बाहर आती है, तो कन्वेक्शन करंट की वजह से मैग्मा ऊपर आएंगी एंड सी फ्लोर में ये क्या करेंगी, न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन करेगी। हमारी अर्थ सरफेस जैसे क्रस्ट है तो सी फ्लोर भी तो क्रस्ट का ही पार्ट है ना। सी फ्लोर में भी तो हम मतलब क्रस्ट ही देखेंगे, वो भी एक सॉलिड पार्ट ही है। तो जो सी फ्लोर वाली रीजन है वहाँ पर भी न्यू क्रस्ट की जनरेशन होती है एंड वो किस वजह से होती है, सी फ्लोर की स्प्रेडिंग की वजह से हमें देखने को मिलती है। स्प्रेड हो रही है तो इसी वजह से न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है। हमेशा याद रखना कि अटलांटिक ओशन जो है क्या हो रही है, वो स्प्रेड आउट कर रही है, यानी कि अभी भी वो स्लोली क्या कर रही है, ग्रेजुअली एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड देन स्प्रेड आउट होने की वजह से वो न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन कर रही है जो मिड अटलांटिक रिज वाली पार्ट है। एंड पैसिफिक ओशन में श्रिंक हो रही है। कई सारी जगह हैं जहाँ पर हमें श्रिंकिंग देखने को मिलेगी ओशन में, या लेकिन कई सारी जगहों में फिर हमें न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। उनमें से प्रोमिनेंट क्या है, अटलांटिक ओशन की सी फ्लोर या सी बेड। तो आई होप कि आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग की कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम फॉल्ट और फोल्ड को देख लेते हैं एक बार। फॉल्ट एंड फोल्ड क्या है स्पेसिफिकली, दो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट वीडियोस, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं।
सो हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है फॉल्ट। सबसे पहले हम फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो फॉल्ट स्पेसिफिकली एक फोर्स की वजह से बनती है एंड उस फोर्स का नाम है टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स की वजह से हमें फॉल्ट देखने को मिलती है। टेंशनल फोर्स का मतलब क्या है? टेंशनल फोर्स का यही मतलब है कि जब एक लैंड ब्लॉक दूसरे लैंड ब्लॉक से अलग हो जा रही है, यानी कि क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, इसको समझो। यहाँ पर ये है ग्रैबन, इसको क्या कहते हैं? ग्रैबन, एंड दिस इज कॉल्ड दी हॉर्स्ट। तो दिस इज कॉल्ड दी ग्रैबन एंड ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट। नाउ समझते हैं ये क्या है। ये अगर एक लैंड ब्लॉक है, जहां पर मैं मार्क कर रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर ये एक लैंड ब्लॉक है तो अगर ये यहाँ से दूर जा रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा? एक गैप क्रिएट हो जाएगी, एक वैली क्रिएट हो जाएगी एंड इस वैली को क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन इसी वजह से हमें ब्लॉक माउंटेन की ओरिजिन हमें इसी वजह से देखने को मिलती है, टेंशनल फोर्स की वजह से, यानी कि फॉल्ट की वजह से। फॉल्ट यानी कि जब एक लैंड ब्लॉक दूसरे लैंड ब्लॉक से अलग हो रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो रहा है ना। ये एक लैंड ब्लॉक है एंड ये एक लैंड ब्लॉक है, एक दूसरे से दूर जाने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हो रही है। बीच वाली जो वैली है, दिस इज कॉल्ड रिफ्ट वैली एंड ये इसको क्या कहते हैं? ये होल जो सिचुएशन है इसे क्या कहते हैं? इसको एक माउंटेन, यानी कि यहाँ पर एक माउंटेन हो गया, यहाँ पर इस तरीके से हमें माउंटेन्स देखने को मिल रही थी, इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? फॉल्ट। ये फॉल्ट से ही रिलेटेड है। फॉल्ट की डिफरेंट हमें क्या देखने को मिलती है? फॉल्ट की हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती है। फॉल्ट की टाइप्स बहुत सारी होती है, जैसे कि मान लो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। कहीं पर नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है? एक दूसरे से वो मतलब एक लैंड ब्लॉक अगर ऊपर जा रही है तो एक लैंड ब्लॉक नीचे आ रही है। रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में स्पेसिफिकली एक लैंड ब्लॉक से दूसरी लैंड ब्लॉक रिवर्स की तरफ जाएगी, यानी कि रिवर्स उसका हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। ऑब्लिक फॉल्ट है। ऑब्लिक फॉल्ट में क्या होता है? ऑब्लिक यानी कि कुछ इस तरीके से इसका हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अगर ये लैंड ब्लॉक इस तरीके से जा रही है तो ये इस तरीके से, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साथ में ऑब्लिक फॉल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट वीडियो में कवर करवा रखे हैं, वो आप बेटर वो जाके देखो, डिटेल में आपको समझ में आएगी। फॉल्ट क्या है समझ में आ गया। फोल्ड देख लेते हैं एक बार, जल्दी से देखते हैं फोल्ड क्या है। ये कॉन्सेप्ट्स आप जितनी ज़्यादा इन्हें पढ़ेंगे तो उतनी ही आपको क्या होगी? क्लैरिटी बनेगी एंड एग्जाम में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। फोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं अब। फोल्ड क्या है? फोल्ड ये है फोल्ड। सी दिस इज फोल्ड। जब एक हमारी अर्थ सरफेस संकुचित हो रही है, संकुचन जब हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सीधी हिंदी भाषा का अगर हम प्रयोग करें, संकुचन देखने को मिल रहा है का क्या मतलब हो गया? यानी कि यहाँ से ये देखो, यहाँ पर क्या हो गया? ये अपवर्ड अपलिफ्टमेंट हो गई ना। अब अगर पहले लैंड सरफेस कुछ इस तरीके से स्ट्रेट थी, तो जब इसका हमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? फोल्ड कहेंगे। यहाँ पर हमें फोल्ड देखने को मिलती है। फोल्ड किस वजह से होती है? ऑफ कोर्स कोई फोर्स तो होगा ना इसकी जनरेशन के पश्चात। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है कंप्रेशनल फोर्स। मान लो यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लागू हुई है। मान लो यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लागू हुई है एंड क्या बन गया है? ये एक फोल्ड बन गया है। यहाँ पर ये
जो सरफेस है एक दूसरे की पास आने की वजह से क्या हो रही है, ये फोल्ड क्या क्रिएट कर रही है, इसी को हम फोल्ड कहते हैं। ये वाली जो पार्ट है यानी कि जो अपलिफ्टेड एरिया है, अपलिफ्टेड एरिया को क्या कहते हैं हम, अपलिफ्टेड एरिया को हम कहते हैं एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। एंड ये जो डाउनवर्ड यानी कि जो डाउनवर्ड जो डाउन वाली पार्ट है यानी कि जो डाउन स्लोप है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीनक्लाइन, सीनक्लाइन है ना, एंटीक्लाइन एंड सीनक्लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोल्ड का ही ये पार्ट है। अपलिफ्टेड जो पार्ट है, उठा हुआ जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन। जो डाउन यानी कि वैली हम कह सकते हैं, ये वैली है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, सीनक्लाइन कह सकते हैं। तो जो डाउन वाली जो पार्ट है, तो ये है एंटीक्लाइन एंड सीनक्लाइन। इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसको कहते हैं हम थ्रोफ एंड क्रेस्ट, है ना, क्रेस्ट एंड थ्रोफ। तो एंटीक्लाइन एंड सीनक्लाइन फोल्ड का ही एक पार्ट है एंड ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से बनती है। तो आई होप फोल्ड के बारे में आपको समझ में आ गई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फोल्ड भी हमें देखने को मिलती है, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। फोल्ड स्पेसिफिकली अगर हम टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में बात करें तो मैं बता दूं एक बार क्या क्या टाइप्स हैं फोल्ड की। फोल्ड की भी बहुत सारी टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। कहीं पर हमें मान लो एक टाइप है फोल्ड की जो है एंटीक्लाइन एंड सीनक्लाइन, एक टाइप की फोल्ड है। और भी कई सारी फोल्ड होती है, डायगोनल फोल्ड होती हैं एंड देन रिकम्बेंट फोल्ड होती है, रिकम्बेंट फोल्ड एंड देन उसके बाद आपकी हो गई रिकम्बेंट फोल्ड एंड देन नैपी क्या होता है, रिकम्बेंट फोल्ड क्या होती है स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये वाला जो हिस्सा है ये एक दूसरे से टूटकर यहाँ पर ये अलग हो जाती है एंड नैपी की फॉर्मेशन करती है। तब रिकम्बेंट फोल्ड क्या है, ऑलमोस्ट डायगोनल एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें फोल्ड के क्रिएशन के दौरान देखने को मिलती है, रिकम्बेंट फोल्ड इसे कहते हैं। एंड देन इसमें क्या होती है, हॉराइजॉन्टल हमें मतलब हॉराइजॉन्टली जब इसका हमें जब फोल्ड ऑलमोस्ट हॉराइजॉन्टल होती है तब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नैपी की फॉर्मेशन ये करती है। तब रिकम्बेंट फोल्ड बाद में जाकर के नैपी की फॉर्मेशन करती है एंड ये फोल्ड का ही पार्ट है। तो डिटेल वीडियो के डिटेल में डिस्कशन के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया हुआ है। ये भी मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ बार बार कि आप डिटेल में फोल्ड और फॉल्ड को पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कवर किया है ये। इसके बाद बात करेंगे वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सॉइल की डिस्प्लेसमेंट की वजह से देखने को मिलती है। सॉइल की मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड जब सॉइल की पार्टिकल्स हो जाती हैं तब हम वेदरिंग को देख सकते हैं। देखिए अगर बिल्कुल शॉर्ट में हम समझे तो वेदरिंग में क्या होता है ना, मान लो ये अगर कोई एक चट्टान है या पहाड़ है या फिर एक हिल एरिया है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, सनलाइट क्या कर रही है, हमेशा धूप बारिश की वजह से ये जो इलाका है ये तो बेयर है ना, बेयर सरफेस है, तो क्या होगा यहाँ पर हमेशा से धूप बारिश गिरने की वजह से वेदरिंग होगी ना एक जगह पर। वेदरिंग एंड इरोजन बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वेदरिंग में क्या होता है, ये जो सॉइल की जो पार्टिकल्स होती है ना ये वेदर्ड हो जाती हैं। तीन तरीके से हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी, फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नियरली
एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में एंड टेम्परेट रीजन में आपको फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। फिजिकल वेदरिंग में बहुत ज़्यादा सनलाइट का प्रभाव होता है, तो फिजिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ये यहाँ पर डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर जमा हो जाती है माउंटेन के नीचे। ये कुछ इस तरीके से सेडिमेंट की जमाव हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल डाउन दी माउंटेन हम कह सकते हैं, या फिर डाउन दी हिल फ्लो। तो यहाँ पर वेदरिंग होने की वजह से ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये वेदर्ड होके वेदर्ड रॉक का क्रिएशन करती हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट इसका देखने को हमें मिलता है एंड यहाँ पर ये आके जमा हो जाती है। तो वेदरिंग की वजह से ही ये डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है। जब सॉइल या मिट्टी लाइक फ्रैगमेंटेड हो जाती है, ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं, तब हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। तो वेदरिंग बहुत तरीके से होती है, जैसे कि मैंने बताया क्लासिफिकेशन इसका। तो सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग, सेकेंडली केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग नाम ही है केमिकल, यानी कि केमिकल का कुछ रिएक्शन होता है इसमें, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली इसमें आयरन का रोल रहता है। आयरन जो एक पदार्थ है उसका रोल रहता है वाटर के साथ आयरन की केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें देखने को मिलती है क्या, वेदरिंग की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। एंड देन थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। कई बार कुछ प्राणी हैं जो कि हमारी अर्थ सरफेस में, जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जो रैट्स हैं, माउस हैं एंड जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी सॉइल में मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकली वेदरिंग करते हैं, है ना, उनका भी रोल है। एंड देन कई बार प्लांट्स भी क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट्स का भी रोल रहता है, क्योंकि प्लांट्स अगर माउंटेनियस रीजन, तो यहाँ पर अगर ये माउंटेन है मान लो, तो यहाँ से अगर एक ट्री है, पेड़ है, एंड देन ये यहाँ पर, ये तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, है ना, इसका तो हमें डाउन स्लोप मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। एंड देन ये जब डाउन स्लोप मूवमेंट इसका देखने को मिलेगा, तो ये क्या कर रही है, ये भी क्या कर रही है, वेदरिंग में इसका भी रोल है ना। ये बायोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल एक फेनोमेना है, जिसकी वजह से हमें बायोलॉजिकल वेदरिंग या बायो वेदरिंग भी कहते हैं, तो वो भी हमें वेदरिंग में देखने को मिलता है। 3 तरीके की होती है, सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग, सेकेंडली केमिकल वेदरिंग एंड देन बायोलॉजिकल वेदरिंग। आई होप कि वेदरिंग आपको समझ में आ गया है कि क्या है। ये एक सॉइल की पार्टिकल्स जो हैं वो लूजन होके क्या करती हैं, वो एक जगह आकर के जमा हो जाती है एंड देन वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम मास मूवमेंट की बात करेंगे। मास मूवमेंट के बारे में मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताने वाली, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो मास मूवमेंट का। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। प्लीज़ जाके उस प्लेलिस्ट लाइक जियोमॉर्फोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक करना, तो आपको मास मूवमेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिल जाएंगे। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि व्हाट इज मास मूवमेंट। मास वॉस्टिंग भी कहते हैं इसे, मास वॉस्टिंग और मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जो टर्म है ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है मास वॉस्टिंग से। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर लिखो। और मास मूवमेंट क्या है कॉन्सेप्ट, ये ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है मास मूवमेंट में। ग्रेविटी का क्यों रोल रहता है, क्योंकि जो वेदर्ड पार्टिकल्स है ना, इससे पहले मैंने क्या बताया, वेदरिंग बताया था। वेदरिंग में क्या हो रही है, पार्टिकल्स लूज होके डिस्प्लेस हो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रही है रॉक पार्टिकल्स की, है ना। एंड देन उसके बाद रोल आता है किसका, मास मूवमेंट का। जब वो मूव कर रही है पार्टिकल्स वेदरिंग के बाद, तो वेदरिंग के बाद ही हमें क्या देखने को मिलता है, मास मूवमेंट देखने को मिलता है ग्रेविटी की वजह से। एंड वाटर जब मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, डिस्प्लेसमेंट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह में। जो जितने भी रॉक मटेरियल्स हैं, सॉइल है, सॉइल क्रीप मैंने बताया हुआ है, एंड देन रॉक फॉल, रॉक स्लाइड, ये क्या होती है। एंड देन सॉलिफ्लक्शन, ऑलरेडी सॉलिफ्लक्शन के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी, है ना। ये कुछ स्लो प्रोसेस होती है, कुछ फास्ट होती हैं। तो यही है मास मूवमेंट या मास वॉस्टिंग। तो आई होप कि मास मूवमेंट क्या है आपको समझ में आ गया।
इसके बाद जिस कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे दैट इज स्पेसिफिकली आइसोस्टैसी। आइसोस्टैसी के बारे में एक बार मैं बता देती हूँ। आइसोस्टैसी is a term which is specifically related to the equilibrium या balance। इसको इज इक्वल टू देकर आप लिख सकते हो बैलेंस या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या बैलेंस, किस चीज की इक्विलिब्रियम या किस चीज की बैलेंस? अर्थ सरफेस में जो भी प्लेटूज हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, ये क्या है? ये एक बैलेंस के थ्रू सिचुएटेड है या एग्जिस्ट कर रही है। एक माउंटेन है, यहाँ पर मान लो ये एक माउंटेन है। तो आई होप कि आइसोस्टैसी का आपको मीनिंग समझ में आ गया। ये एक बैलेंस है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, एक स्टेट को मेंटेन करती है। किसकी? कोई भी माउंटेन अगर है या कोई भी प्लेटू है तो उसको ये इस सिचुएशन में इसको एग्जिस्ट कराने में हेल्प कर रही है। तो जो भी फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, बी इट ए माउंटेन, बी इट ए प्लेटो, तो सारे ही एक स्टेट, एक इक्विलिब्रियम के साथ पोजिशन है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। इसी को हम आइसोस्टैसी कहते हैं। बैलेंस बरकरार रख के वो क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इसी का हम क्या कहते हैं? आइसोस्टैसी कहते हैं। कुछ जियोग्राफर्स हैं जिन्होंने आइसोस्टैसी के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था आइसोस्टैसी को, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1980s के टाइम पर आइसोस्टैसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा 1980s के टाइम पर ये आइसोस्टैसी का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट देखने को मिला था। एरी ने बताया था, जियोग्राफर थे एरी एंड प्रैट। ये दो डिफरेंट जियोग्राफर हैं, एरी एंड प्रैट। यही दो बहुत फेमस है किसके लिए? आइसोस्टैसी को एक्सप्लेन करने के लिए। एरी का कॉन्सेप्ट है एक है प्रैट का कॉन्सेप्ट। 1980s के टाइम पर इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम, उन्होंने एक कंडीशन को सामने रख के मान लो हम कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स के ऊपर उन्होंने एक एविडेंस के तौर पर उन्होंने ये थ्योरी को क्या किया था? एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, एरी एंड प्रैट। तो आई होप कि आइसोस्टैसी क्या है ये समझ में आ गई है कि इक्विलिब्रियम स्टेट है हमारी और सरफेस के ऊपर जो भी फिजिकल फीचर्स है, यानी कि माउंटेन एंड प्लेटूज एंड ऑल, तो उनके बारे में ये डिस्कस करती हैं। आइसोस्टैसी समझ में आ गई है। एंड देन इसके बाद चलेंगे लास्ट जो टॉपिक हमारी बच रही है वो है, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है एंड इट इज़ अ लाइक बहुत ही एक्सटेंडेड है ये। इसको एक क्लास में ख़त्म करना नामुमकिन है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इरोजन एंड डिपोजिशन हमें किस तरीके से क्या है, ये स्पेसिफिकली कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो इरोजन की वजह से बनती हैं एंड डिपोजिशन की वजह से बनती हैं। जैसे कि मान लो रिवर का रोल है, फ्लूवियल जिसे कहते हैं हम, फ्लूवियल या रिवर इरोजन। ग्लेशियर का रोल है, इसका भी हमें इरोजन एंड डिपोजिशन देखने को मिलता है एंड डिफरेंट फीचर्स हैं। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको मिलेगी कुछ पिक्चर्स, बहुत ही कूल पिक्चर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं एंड उनके बारे में आपको समझने को, मतलब आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से वो हमें रियलिटी में किस तरीके से देखने को मिलती है। कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं, कास्ट लैंडफॉर्म्स मतलब जो लाइमस्टोन वाली रीजन है, कास्ट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं हमें। विंड का रोल है, ये तो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है कास्ट लैंडफॉर्म्स। विंड का रोल है, विंड यानी कि
एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में क्या होता है, विंड की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स की क्रिएशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ड्यून्स, सैंड ड्यून्स एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, है ना, सिर्फ ये सारी हमें विंड की इरोजन की वजह से देखने को मिलती है। एंड देन विंड की डिपोजिशन की वजह से भी हमें कई सारी जो ये है, जो सिफ एंड ड्यून्स है, ये डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलती है। एंड इरोजन की वजह से आपको क्या क्या देखने को मिलती है, ड्राई कंटर हो गया, या फिर बहुत सारी हैं ऐसी जो इरोजन की वजह से हमें देखने को मिलती है, ब्लो होल हो गया। तो ये सारी विंड की वर्क की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। एंड देन इसके बाद क्या है, 5th नंबर में अगर हम बात करें तो ये सारी इनकी सारी हमें रोल्स देखने को मिलती है। विंड के द्वारा हमें कुछ लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, कास्ट लैंडफॉर्म हम पढ़ते हैं किसके, लाइक कास्ट जो रीजन है, यानी कि जो लाइमस्टोन वाली जो रीजन है, उनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से कास्ट लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती हैं, ग्लेशियर एंड फ्लूवियल। एंड ऑल्सो वी हैव दिस ऑल वी हैव। तो अगर हम वन बाय वन एक सम अप करें तो अगर हम सबसे पहले फ्लूवियल की बात करते हैं, तो फ्लूवियल में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, फ्लूवियल इरोजन में हमें क्या क्या कौन कौन सी लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। तो वाटरफॉल जो सबसे फर्स्ट स्टेज में हमें इरोजन के द्वारा देखने को मिलती है, क्योंकि रिवर जब सबसे पहले ओरिजिनेट हो रही है तो क्या इसका हमें क्या देखने को मिलता है, इसका हमें इरोजन देखने को मिलता है। एंड इरोजन की वजह से ही ये क्या करती हैं, बहुत सारी क्या करती है, स्पेसिफिकली बहुत सारी लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, गॉर्जेस, एंड देन आपकी जो इंटरलॉकिंग स्पार, ये जो सारी लैंडफॉर्म्स हैं ये रिवर की इरोजन की वजह से हमें देखने को मिल रही है, यानी कि इरोड कर रही हैं ये, है ना। एंड देन और भी कई सारी लैंडफॉर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारी रिवर की इरोजन के ऊपर बेस करके, जो लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। डिपोजिशन में क्या होता है, एंड देन स्ट्रक्चर जो मिएंडर्स हैं वो हमें मिडिल स्टेज में स्पेसिफिकली देखने को मिलती हैं। रिवर की जो रिवर मिएंडरिंग है कुछ इस तरीके से मिएंडर करते हुए चलती हैं। यहाँ पर ऑफ वो लेक का भी आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से हमें डेल्टा का क्रिएशन देखने को मिलता है, डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा यानी कि जो ये लैटिन वर्ड डेल्टा से जिसका हमें मिलता है नाम डेल्टा, जो कि आपको रिवर माउथ में देखने को मिलती है। डेल्टा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है जो एक डिपोजिशनल फीचर है ऑफ रिवर और फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से डेल्टा हमें देखने को मिलती है। रिवर माउथ में क्या होता है, सेडिमेंट जमा होने की वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम ग्लेशियर की बात करें तो देयर आर सो मेनी फीचर्स सच एज ग्लेशियर में आपको एरिडी, हॉर्न, ये सारी जो इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको देखने को मिलेगी ऑल्सो एंड ए चेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर अगर माउंटेन है, मान लो यहाँ पर कोई माउंटेन है तो माउंटेन के कुछ बीच में इस तरीके से आपको इरोजन देखने को मिलेगी। एंड इस तरीके से कुछ यहाँ पर लेक देखने को मिलती है जिसको हम पैटरनोस्टर लेक भी कहते हैं। यहाँ पर एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर क्या होती है, इसको हम पैटरनोस्टर लेक कहते हैं। बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो हमें ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर की इरोजन की वजह से देखने को मिलती है। ग्लेशियर की डिपोजिशन की वजह से ड्रमलिन देखने को मिलती है। एंड रोशेमोता ने एक फीचर है जो कि हमें डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलती है। सो दीज आर दी लाइक हो गया ग्लेशियर, आई होप कि कवर हो गया है इतना तक। एंड देन कास्ट लैंडफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ये सारी क्या है, ये सारी ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर फीचर्स हैं। एंड ऑल्सो कास्ट लैंडफॉर्म में आपको केमिकल रिएक्शन की वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएशन देखने को मिलेगी। एंड कास्ट लैंडफॉर्म में जैसे कि मैंने पिलर्स बता दिया, पिलर्स आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी अर्थ सरफेस के नीचे यानी कि बीनीथ
इनका सारा क्रिएशन देखने को मिलता है। विंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो इतना आप समअप कर लोगे, इतना आप पढ़ लोगे तो यही काफ़ी है। एंड आई होप दैट आई एम pretty clear about the whole geomorphology unit। ये सारी चीज़ों को अगर आप एक बार में पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली क्लास, अगर आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरत है एंड कॉन्सेप्ट की आपको अगर लगता है आपको कि कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर आपका ठीक बिल्टअप नहीं हो पाया अभी तक, तो क्लास को एक और बार रिवाइंड करके जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है आप देख सकते हैं। एंड देन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप बुक से भी पढ़ना, डेफिनेटली बुक से रीड आउट करना। एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताना एक बार कि कहाँ पर आपको कौन सी टॉपिक में आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, बस दैट्स इट। उसके बाद मेरा काम है, मैं आपको कवर करवाऊंगी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टरवर्ड्स। बट बिफोर दैट आई मस्ट नो कि आपको कौन सी टॉपिक में कॉन्फिडेंस की कमी है। सो ये हो गया हमारा आज का क्लास, आज का सेशन। आई होप द होल सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट मैंने आप सभी के लिए इतना तक कवर करवा दिया है आज की सेशन में। जितना भी जो भी मैंने बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी टॉपिक, रिलेटेड टू दी ऑल दी टॉपिक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, उनको आप नोट डाउन ज़रूर करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये जितने भी जो भी टॉपिक्स मैंने आज जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट के ऊपर कवर करवाई हैं, ये सारी ही एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन आ रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स हो या कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग हो या एसएससी हो, आप सारे ही एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के। तो आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन विद ए ब्रांड न्यू टॉपिक। सो वी आर डन विद द सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय।